लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 संस्थाओं का कामकाज वीडियो पार्ट 2 में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजनीतिक कार्यपालिका के विषय में विस्तृत रूप से जानेंगे। किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के आवश्यक फैसले लेते हैं व सरकार के फैसले को लागू करवाते हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। कार्यपालिका के रूप या प्रकार। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। पहला राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा अस्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका ये जनता के द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों का एक समूह होता है। इसे राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होने के कारण जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने के ये अधिकारी होते हैं। सरकार के मंत्री इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका। लोक सेवाओं में कार्य करने वाले प्रशासनिक सेवक, जिन्हें सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं, अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है, क्योंकि ये नौकरी करते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। ये लोग राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं व रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। राजनीतिक कार्यपालकों को ही अंतिम निर्णय लेने का अधिकार क्यों होता है? जब राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका की बात आती है तो प्रमुख के रूप में राजनीतिक कार्यपालिका के प्रधान यानी चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, मंत्री होते हैं, उन्हीं के निर्णय अंतिम होते हैं। और जो अस्थायी कार्यपालिका यानी प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो प्रायः नौकरशाहों के मंत्रियों से ज़्यादा शिक्षित व विषय विशेषज्ञ होने के बावजूद मंत्रियों को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। ये प्रायः देखा जाता है कि चूँकि जो नौकरशाह होते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं और इतने वर्षों से वो कार्य कर रहे होते हैं, तो उनके पास विभिन्न विषयों के संदर्भ में, विभिन्न मंत्रालयों के संदर्भ में बहुत अनुभव होता है और जानकारी होती है, वे विशेषज्ञ होते हैं। जबकि मंत्री या सरकार 5 वर्षों के लिए ही चुनी जाती है, परंतु निर्णय प्रायः मंत्रियों के ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है। वह एक जनप्रतिनिधि होता है, जनता के द्वारा सीधे चुना गया होता है। उसे जनता की इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है और अपने फैसलों के लिए सीधे जनता के प्रति जिम्मेदार भी होता है। इसी कारण मंत्री ही सारे फैसले करता है, उन ढांचे व उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। मंत्री अधिकारियों या विशेषज्ञों की सलाह तो लेता है और उनके दिए गए सलाह या विकल्पों में से अपने उद्देश्यों के अनुसार निर्णय लेता है। वह उनकी सलाह या विकल्प मानने को विवश नहीं है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री। आइए प्रधानमंत्री के पद और उसके कार्यों के बारे में जानते हैं। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी इसके लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, परंतु राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों वाले गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति
उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में स्वविवेक से नियुक्त करते हैं जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की भविष्य में संभावना होती है, और वह इसके लिए प्रधानमंत्री को एक निश्चित अवधि प्रदान करते हैं। यानी एक निश्चित समय में प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार जो होती है वो 5 साल के लिए ही चुनी जाती है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री भी 5 वर्षों तक ही रह सकते हैं। लेकिन इन 5 वर्षों में प्रधानमंत्री को तभी हटाया जा सकता है जब उनकी पार्टी के लोग चाहें। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। प्रायः जो मंत्री होते हैं वह उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी होता है। मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद उस सरकारी निकाय का नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें प्रायः विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। आइए देखते हैं मंत्रिपरिषद का स्वरूप कैसा होता है। तो मंत्रिपरिषद में पहला स्थान आता है कैबिनेट मंत्री का। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? तो इसमें प्रायः सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन के पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं, और ये प्रायः प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। प्रमुख मंत्रालय जैसे रेल मंत्रालय हुआ, जैसे सड़क परिवहन मंत्रालय हो गया, इस तरीके से अन्य मंत्रालय होते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 20 मंत्री होते हैं। दूसरा है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये प्रायः छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। यह विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। तीसरा है राज्य मंत्री। ये मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। यानी ये कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं ये उनके अंतर्गत आते हैं, उनके अधीन रहते हैं, और ये स्वतंत्र राज्य मंत्री की तरह नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्रियों के मंत्रालय से जुड़े होते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। मंत्रियों का आपसी समन्वय। मंत्रिपरिषद के विभिन्न मंत्री जो हैं वो आपस में विभिन्न कार्यकलापों में समन्वय कैसे स्थापित करते हैं, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। सभी मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यावहारिक नहीं होता है, लिहाजा फैसले कैबिनेट की बैठकों में ही लिए जाते हैं। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं, IAS रैंक के होते हैं। सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को ज़रूरी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। इन सचिव स्तर के नौकरशाहों में कई सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, वरिष्ठ नौकरशाह होते हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। समन्वय का मतलब मेल जोल। विभिन्न मंत्रालयों के बीच में आपसी समन्वय होने से कोई भी निर्णय लेने में आसानी होती है।
प्रधानमंत्री के अधिकार। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, परंतु सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है, मेलजोल करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। अगर दो विभागों में किसी मामले को लेकर के कोई विवाद हो जाए तो प्रधानमंत्री मध्यस्थता करते हैं और अपना निर्णय सुनाते हैं और फिर वही निर्णय अंतिम मान लिया जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। इसका मतलब विभिन्न मंत्रालयों में वो चाहें तो वर्तमान मंत्री को कार्य से मुक्त करके किसी दूसरे नेता को मंत्रालय सौंप सकते हैं और उस नेता को कोई और मंत्रालय दे सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि प्रधानमंत्री अगर किसी मंत्री के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो या तो मंत्रालय चेंज कर सकते हैं और सबसे बड़ा अधिकार ये है कि उसे बर्खास्त भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, यानी उसे कोई मंत्रालय नहीं देते हैं। ये उनके विवेक पर निर्भर होता है। और प्रधानमंत्री के पद छोड़ने पर पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। ऐसा तब होता है जब सरकार का लोकसभा में विश्वास खत्म हो जाता है, यानी अपना विश्वास मत खो देती है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के लगभग सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप भी कहा जाने लगा है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही कई बार सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भूतकाल में भी ऐसा हुआ है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने समय में बहुत से अधिकारों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उस दौर में उनका जनता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। उसके बाद उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने भी कैबिनेट में अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव रखा था। तो इस प्रकार किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है और उसकी लोकप्रियता पर भी निर्भर करता है। परंतु गठबंधन सरकारों में ऐसा संभव नहीं होता। इतने अधिकार प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से बहुत से फैसले वो नहीं ले सकता। बिना दूसरों की सहमति से या केवल अपनी मर्जी से सारे फैसले नहीं कर सकता, क्योंकि गठबंधन की सरकार में विभिन्न पार्टियों की सहमति आवश्यक होती है, क्योंकि उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। अतः हाल के वर्षों में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के जो अधिकार हैं कुछ हद तक सीमित हो गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति और फिर न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पुस्तक से स्वाध्याय भी कीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए। धन्यवाद।